आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। हम हालात वाक़ात मामलात पर नज़र रखे रहते हैं, लेकिन आज की स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हिंदुस्तान की तरक्की के साथ। और हिंदुस्तान की तरक्की में जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पहला रोल बनता है और वज़ीर-ए-आज़म दुनिया की 100 शख्सियात में से भी शामिल हुए हैं, वहीं हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में से एक है। झारखंड में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक के छमाही माली साल के दौरान रजिस्टर्ड 8.4% की शरह नमो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियत को जाहिर करती है और विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की तरफ तेज रफ्तार तरक्की को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान ने कबायली बरादरी, गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की को तरजीह देते हुए काम किया है और 2047 से पहले हिंदुस्तान को विकसित भारत भी बनाना है। हिंदुस्तान दुनिया की तेज़ रफ्तारी से चलने वाली मईशत में बकौल वज़ीर-ए-आज़म शामिल है और हिंदुस्तान ने तमाम तवक्कात से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। अक्टूबर दिसंबर की छमाही के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 8.4% थी और विकसित भारत के लिए हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना भी एक अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत को तरक्की याफ्ता बनने की या बनाने की कोशिश में सरकार की हिमायत को उजागर करते हुए बताया कि विकसित भारत की तश्कील के लिए विकसित हिंदुस्तान और विकसित झारखंड भी उतना ही अहम है। और नाज़रीन, अब जरा जम्मू कश्मीर की दूसरी तस्वीर पे लिए चलते हैं और ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए महाज बना चुकी है। आज बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने बीजेपी ने अपने आने वाले इन इंतखाबात के हवाले से अपनी फ्रंट लाइन रनर्स के नामों का ऐलान भी किया। कांग्रेस भी तैयारी कर चुकी है, बाकी सियासी जमातें भी बड़े जोर शोर से मैदान में हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हवाले से जो अलायंस की बातें आ रही थी उस सारे के बीच में पिछले कई दिनों से कुछ अटकलियां, कुछ खटाई, कुछ मीठा, सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा था। लेकिन आज खबरें निकल के आ रही हैं कि कहीं न कहीं बात बन चुकी है और उस फाइनल बातचीत में एक बड़ी बात निकल के आई है कि सभी जमातें या यूं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही अब इत्तेहाद के लिए तैयार हो चुकी हैं और इत्तेहाद के लिए तैयार होते हुए सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है और सीट शेयरिंग में किसको क्या दिया जा रहा है। मेरे साथी मीर हिलाल हाजूरी इस पे पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। सीधा हिलाल के पास चलेंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर रहे हैं और हुर्रियत माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी पीएचईडी के क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स को जांचते और परखते हुए हिलाल ने कुछ आदाद शुमार जमा किए हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल, जरा बताइएगा ये जो पीएचईडी है, अब तो पीएचईडी नहीं बचा है, अब तो इंडिया अलायंस की बातें की जा रही, तो खबरें निकल के आ रही है कहीं न कहीं सीट शेयरिंग पे बात निकल चुकी है, कुछ बन भी चुकी है। तो क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? क्या बताया जाता है कि श्रीनगर से कौन होगा, साउथ से कौन होगा? क्या किसी पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा या माइनस किया जाएगा? देखिए सनम, चूंकि कई सारे बातचीत के अदवार जो पीएचईडी की इकाइयां हैं या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस की इकाइयां हैं जिसमें कॉन्फ्रेंस कहती है कि लद्दाख में भी हमारे जो डीडीसी से ज्यादा है और कांग्रेस कहती है कि हमारा भी कुछ कम नहीं है। पीडीपी वहां दावा ही तो नहीं करती है, तो लद्दाख के हवाले से भी कुछ नेगोशिएशन हुई है या अभी वहां पे फटा ही पड़ा हुआ है? देखिए, जो लद्दाख का मामला है उसमें ज्यादा पीडीपी का ज्यादा इंटरवीन नहीं है, तो इस वजह से फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो 5 रियासतें हैं उस पर गुफ्तशुनीद हो रही थी और इस हवाले से जो मुझे इतलात हैं अभी तक जो अनऑफिशियली इतलात जो मुझे मिले हैं तो उसके मुताबिक सिर्फ 5 सीटों के हवाले से इत्तेफाक होने जा रहा है और उमर अब्दुल्ला मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर के कैंडिडेट होंगे और महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर की होगी, लेकिन लद्दाख को लेकर अभी भी बातचीत का अमल जो है वो सेपरेटली जारी है। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हाजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हाजूरी। तफसीलात बता दी हिलाल ने, और हिलाल ने साफ कर दिया कि साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती लड़ेगी, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे और बाज़ाब्ता तौर पे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तीनों मिलकर कहीं न कहीं किसी नतीजे पे अब पहुंच चुकी हैं। पिछले काफ़ी दिनों से अफवाहें भी थी और उसके साथ साथ कुछ कुछ सच्चाई भी थी और फिर बताया जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है कि मैं कुछ भी नहीं देने को तैयार हूँ, पीडीपी बता रही है तो फिर मैं किस लिए हूँ, कांग्रेस बता रही थी कि मैं तो बेचारी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, तो बेचारी मैं नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी। इस सारे के बीच में फटा यही था कि अगर हम आपस में भिड़ते गए
तो फिर कोई जीत बड़ा ले पाएगा। ये वो सवाल है जिसको लेके पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्हीं सवालात के बीच में अब हिलाल ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं बात बन चुकी है। लेकिन बात बनने के बाद श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला होंगे, साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती होंगी और नॉर्थ कश्मीर से दो नाम हैं। नॉर्थ कश्मीर से कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों कहती है कि मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस सज्जाद गनी लोन है। तो सज्जाद गनी लोन का मुकाबला करने के लिए दोनों जमातें अब तक हमारे पास खबरें हैं लाहे अमल तैयार कर रही है। और लाहे अमल यही तैयार किया जा रहा है कि अगर सज्जाद गनी लोन के खिलाफ कुपवाड़ा का ही कैंडिडेट उतारा गया तो सज्जाद गनी लोन को बड़ा फायदा नहीं मिल सकता है, जबकि अगर वहां का लोकल जो कैंडिडेट नहीं हुआ तो फिर सज्जाद गनी लोन को बड़ा फायदा मिलेगा और फिर वो जो बड़ा फायदा है वो इन दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और उस सारे के बीच में दो नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जेर गौर रखे हैं और उनमें पहला नाम है वो है चौधरी मोहम्मद रमजान का और उसके साथ साथ मीर सैफुल्ला का। चौधरी मोहम्मद रमजान हंदवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं और स्टालवार्ट सब नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुपवाड़ा से साबका जो कुपवाड़ा असेंबली सेगमेंट थी अब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वहां से मीर सैफुल्ला लगातार जीतते भी आए, मिनिस्टर भी बनते रहे, लेकिन पिछली बार वहां से ये जो सज्जाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो जीती थी। लेकिन कुछ हमारे जराया बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा शख्स यानी उमर अब्दुल्ला का राइट हैंड नासिर असलम वानी चाहते हैं कि इन इंतखाबात में लोलाब से कैसर जमशीद लोन जो उनके एमएलए रहे हैं फिर एमएलसी रहे हैं उनको फाइल किया जाए। और कैसर जमशीद लोन को फाइल करने के पीछे कुछ हल्के बता रहे हैं कि इसमें नासिर असलम वानी अपने ही ज्यादा सोचते हैं। तो देखा जाएगा क्या कुछ होगा, कौन उतारा जाएगा मैदान में। कुछ हल्के आगा रूल्ला की बात भी करे थे, लेकिन पता यही चल रहा है कि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसमें ज्यादा जो पलडाबारी जो है वो दो ही लोगों का है और वो बराबर का पलड़ा है और वो है चौधरी मोहम्मद रमजान और मीर सैफुल्ला का। सियासत के गलियारों में क्या कुछ हुआ वो हमारा खास प्रोग्राम खास खबर आपने सुनी, लेकिन सबसे बड़ा मामला सुबह सुबह कश्मीर में एक हुआ मचा। बताया गया कि बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को निकाला गया है। तो उसके बाद कहीं के कान खड़ा हो गए, क्या हो गया, किसको निकाला, पूछा जाने लगा। दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से भी पूछा जाने लगा और अपने घरों में भी अगर कोई सरकारी मुलाजिम था तो उससे भी पूछा जाने लगा कि आपकी बारी तो नहीं आई। क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मुलाजमीन को हर वक्त यूँ लगता है कि उनके सर पे नंगी तलवार लटक रही है और किसी वक्त भी टर्मिनेट किया जा सकता है। डेडवुड हो, टर्मिनेट हो, बाकी मामला हो, उस हवाले से आमतौर पे लोगों में ये तासुर पाया जाता है। लेकिन बात चलते हुए पता चली कि नहीं, बाकी मुलाजिम तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं, ये कैजुअल टेलीविजन है और ये सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के हैं और उन्हें वहाँ के जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन है उनने उसने मुअत्तल किया और उसी पे ये मामला। ये तस्वीर जो है ये पुरानी है, वो अक्सर अपनी नौकरी रिन्यूमरेशन के लिए, वेज वगैरह के लिए ये पुरानी फाइल तस्वीर आपको बताते चलो, ये आज की तस्वीर नहीं है, ये पुरानी है और ये इंप्रेशन होता है मीडिया में कि हम दिखाएं पिछली तस्वीर क्या मामला था। तो ये तस्वीर याद रखिएगा, पिछली तस्वीरें। और सुबह ये खबर जब आने के बाद पता किया कि ये सिंध फॉरेस्ट डिवीजन जो है गांधरबल का, वहां पे मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया और ये जो है ये कैजुअल डेलीवेजर मुलाजमीन है। तो कैजुअल डेलीवेजर मुलाजमीन की क्या गलती, क्यों निकाला गया, ये भी बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे। सरकार से हमने कोशिश की थी, वहां से हमें जवाब नहीं मिला। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन काम तो कर गया, लेकिन अब उनका पता नहीं कि वो इसको रिएक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए वो तैयार ही नजर नहीं आ रहे हैं। मीडिया का नाम सुनते ही अपने फोन अपना सब कुछ बंद कर रहे हुए हैं। लेकिन श्रीनगर में जो मुलाजमीन तंजीमों के लीडर हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं सज्जाद अहमद परे, उनसे आखिरकार हमने पूछा, कहीं तक बात तो पूछी कि क्या है असल मामला। तो सुनिएगा सज्जाद परे सारे मामले पर रद्द-ए-अमल क्या दे रहे हैं। ट्रॉपिक मवाद जो है उसके बिजनेस से ये हासिल की गई है। बारामूला में इस साल पहले महीने से यानी जनवरी से अब तक एनडीपीएस के 24 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3 सख्तगीर मंशियात फरोशों समेत 39 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है और लाखों रुपए तहवील के नशावर मवाद जो है जब्त किया गया है। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और खासतौर पर बारामूला पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और 2023 पिछला साल जो था 365 दिनों का दिन होता है, इस साल होता है, लेकिन 264 मुकदमे 365 दिनों में दर्ज किए गए और 464 मंशियात फरोशों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया। तो ये बारामूला का हाल है आज भी। तो बारामूला वालों जरा बाहर निकलो, अपने किस मुंह से बाहर निकल रहे हो ये बता दो आवाम को, अगर नहीं तो पकड़ाओ सबको, क्योंकि आज भी कार्रवाई हुई।
अब जरा दूसरी कार्रवाई आपको बताते चलें। अभी बारामूला में मंशियात फरोशों के ठिकानों को सीज किया जा रहा था कि बारामूला पुलिस ने 2 और मंशियात फरोशों को आज उनको मंशियात समेत गिरफ्तार किया है, और ये भी उड़ी के ही इलाके में। उड़ी में SHO पुलिस थाना उड़ी की सरबराही में आज एक नेटवर्क पर, या यूं कहें एक लिंक रोड पर जो नेटवर्क लगाया गया था, और जब चेकिंग हुई तो 2 अफराद को रोका गया और इनकी शिनाख्त मोहम्मद रफीक शेख और बशीर अहमद गनाई बरनेट बुनियार के तौर पे हुई, और इनकी तलाशी के दौरान जो है चरस जैसा मवाद जो है वो बरामद हुआ है, और इन्हें गिरफ्तार करके अब पुलिस थाने बोनियार मुंतकिल किया गया है। तो बारामूला के बोनियार, उड़ी, ये निचले इलाके, यहाँ के लोग बाहर निकलें, बताएं, पकड़वाएं सबको एक ही बार। ये रोज रोज बदनाम ना हो बारामूला वाले, एक ही बार पकड़ाएं सबको, पुलिस को बताएं कि आपके इलाके में कौन है। और ये बेशर्म दिखे, अभी उधर छापा ही चल रहा था, उधर ये किस माइंड सेट के लोग हैं, उधर छापा चल रहा था, उधर ये कम से कम इस टाइम तो इन्हें पता होना चाहिए था कि यार हम भी आ सकते हैं, तो असर उसका भी नहीं है। कितने हैं डे थे ये मंशियात फरोश, तो इन मंशियात फरोशों के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसपे हम कह सकेंगे कि तौबा तौबा करें। चलिए तौबा तौबा